सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी बिग ब्रदर के सीजन 2 का एपिसोड नंबर 3। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर युआन को मारने के लिए किसी ने उन्हें फेक लेटर भेजा था। जब चांगशाओ को ये बात पता चली तो खुद ही एल्डर युआन के रूप में उस बंदे से मिलने चला गया, मगर एल्डर जियांग उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गए थे। फिर इन दोनों ने मिलकर उस टाउन में मौजूद डीमंस को मार दिया। साथ ही युआन के पुराने दुश्मन कुआईसी पर भी नजर रखने के लिए चांगशाओ ने अपने पेपरमैन को भेज दिया। अब आगे तो हम देखते हैं कि उन मरे हुए डीमंस को एल्डर जियांग ने आग लगा दी थी। चांगशाओ अभी भी युआन के ही रूप में था। वो सोच रहा था कि अब तो मैं 100% श्योर हूँ कि कुआईसी ने मेरे मास्टर को मारने के लिए इन डीमंस को भेजा था। उसने वांग जिंग्यू के नाम से फेक लेटर भेज के मेरे मास्टर को लिडोंग सिटी बुलाने की कोशिश की, मगर अब उसे पता चल गया कि उसने भेजे हुए डीमंस तो युआन को मारने में फेल हो गए, तो अब वो खुद ही यहाँ आ जाएगा। उसे यहाँ पहुँचने में तकरीबन 1 घंटा लग सकता है और फिर मैं उससे निपट लूंगा। मगर एल्डर जियांग अभी भी यहीं पर है। अब जियांग बता रहे थे कि वो डीमंस ढेर सारी कार्मिक फायर पजेस करती थी और ये है ग्रीन हिल फॉक्स की फॉक्स डीमन। इसका ह्यूमंस की होली मदर नुवा के साथ गहरा रिश्ता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि फॉक्स डीमन उन डीमंस का साथ क्यों दे रही थी। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि एल्डर को डिस्ट्रैक्ट करने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा। तो चांगशाओ उनसे कहता है कि सीनियर, ये फॉक्स अभी बेहोश है, जब ये होश में आएगी तभी हम इससे पूछताछ कर सकते हैं। यही पास में एक बीच है, तो हम इसे वही ले जाकर इससे सवाल पूछेंगे। ये आइडिया जियांग को भी काफी पसंद आती है और थोड़ी देर में ये लोग बीच पर पहुंच गए थे और उसी वक्त लैन को होश आ जाता है। वो अब अपने ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी और एल्डर जियांग अपनी तलवार तान के उसका स्वागत करने के लिए तैयार थे। वो उससे पूछती कि बताओ तुमने इंसानों के खिलाफ साजिश क्यों की और तुम्हारा उन डीमंस के साथ क्या ताल्लुक है। तो लैन तुरंत ही अपने एन्चेंटिंग पावर को एक्टिवेट करके बड़े ही प्यार से कहती है कि मेरा नाम लैन है। इसकी चार्मिंग टेक्निक से दोनों भी अफेक्ट हो रहे थे, मगर चांगशाओ सोचता है कि अच्छा हुआ मैंने बहुत पहले ही प्यूरिफाइंग स्पेल की पढ़ाई की है, तो मुझ पर इस फॉक्स डीमन का जादू नहीं चलने वाला। मगर एल्डर जियांग का तो मुझे कुछ नहीं पता। और तभी वो देखता है कि एल्डर जियांग तो उस फॉक्स डीमन की खूबसूरती पर पूरी तरह से लट्टू हो चुके हैं। उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार होते हुए देखकर चांगशाओ को आता है टेंशन। वो कह रहा था, यार सीनियर, क्या आपका खुद पर जरा सा भी काबू नहीं है? प्लीज शांत हो जाओ एल्डर, ये आपको नहीं मिलने वाली। तो एल्डर को होश में लाने के लिए चांगशाओ भी मदहोश होने का नाटक करता है और बड़ी ही चालाकी से जियांग के सामने एक स्क्रॉल ओपन कर देता है जिस पर एन्चेंटिंग के बारे में जानकारी थी। और फिर तभी जियांग को रियलाइज होता है कि उन्हें इस प्यार में धोखा मिल चुका है। वो कहते, भला हो इस स्क्रॉल का, आज तो मेरी इज्जत लूटने से बच गई। दरअसल चांगशाओ ने डिजाइन किया हुआ 100 ब्यूटी स्क्रॉल था। एक खास करची रिफाइनर के माइंड को प्योर करके उन्हें चार्म टेक्निक से बचाता है। इधर लैन को भी अब गुस्सा आ गया था। वो कहती, सत्यानाश हो इस स्क्रॉल का, इसने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। तभी जियांग कहते कि मुझे तुम्हारी मोहब्बत के जाल में फंसाने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। अब उन्हें गुस्से में देखकर लैन वहाँ से भागने लगती है। तो एल्डर जियांग तुरंत ही सोल लॉकिंग टैलिस्मैन को एक्टिवेट करके उसे लॉक कर देते हैं, जिससे बेचारी लैन जमीन पर पटक गई थी। अब तो फ्लाई भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो एल्डर युआन यानी कि अपनी चांगशाओ पर हमला कर देती है। उसने उसे जबरदस्त समन ड्रॉप दे दिया था, जिसके बाद वो चांगशाओ के हाथ पर जोर से काट देती है, जिससे चांगशाओ की रूह को भी दर्द हो गया था। तो जियांग उसका हाथ जैसे तैसे छुड़ा कर लैन को पटक देता है और अब चांगशाओ सोचता है कि यही सही मौका है एल्डर जियांग से पीछा छुड़ाने का। तो चक्कर आने का नाटक करने लगता है, मगर जियांग उसे संभाल लेते हैं और इस पल में दोनों रोमांटिक मूवी के कपल जैसे बर्ताव कर रहे थे। अब एल्डर युआन यानी कि हमारा चांगशाओ कहता है कि सीनियर, देखिए ना क्या हुआ मेरे साथ। पहला मेंढक डीमन ने मुझे घायल किया और अब बची कुची कसर इस फॉक्स डीमन ने मेरे हाथ पर काट के पूरी कर दी। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर डीमन का जहर चला गया है, तो उसे जल्दी से निकालना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ एक बची हुई डीमन अपने बहनों के लिए रो रही थी और तभी वहाँ पर कुआईसी आ जाता है। वो उससे पूछ रहा था कि जल्दी से बको, आखिर उस कमजोर इमॉर्टल ने तुम्हारी बहनों को कैसे मार दिया? क्या उसके पास कोई खास टेक्निक थी? जिस पर वो डीमन कहती कि मेरी बहनें तो ऑलरेडी मर चुकी है, तो आपको इस बारे में बता के क्या ही फायदा, इससे मेरी बहनें तो वापस नहीं आ पाएगी। और तभी कुआईसी एक ही पाम अटैक में उसे खत्म करके कहता है कि अगर तुम्हारे पास मुझे बताने लायक कुछ भी नहीं है तो फिर तुम्हें जिंदा रखने का भी कोई फायदा नहीं। और तभी वो डीमन अचानक से गायब होकर कुआईसी के पीछे आकर स्माइल कर रही थी। अब कुआईसी के अटैक में इसकी मौत क्यों नहीं हुई, ये जानने के लिए हमें थोड़ी देर पहले की कहानी दिखाई जाती है। जब चांगशाओ ने उसकी बहनों को मारा था तभी ये डीमन वहाँ से भाग निकली, मगर तभी चांगशाओ ने उसमें अपनी पावर्स डाल दी थी और अब वो डीमन बड़े ही एलिगेंट तरीके से डांस करती हुई कुआईसी पर हमला करने चली जाती है। कुआईसी ने उसे दूर पुश करके उस पर हमला कर दिया था, मगर उससे भी वो बच जाती है, जिसके बाद कुआईसी अपनी खतरनाक ब्लेड से उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। तो डीमन उसे अपने फैन से
रोकने का ट्राई करती है, मगर फाइनली उसे वो ब्लेड हिट हो ही गया था। अब कुआइसी उसे चोक करते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ से भाग जाओगी? बेवकूफ, ऐसा कभी नहीं होगा। और अब उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी वो डीमन उस पर साइकेडेलिक पाउडर छिड़क देती है, जो चांगशाओ ने अपने फर्नेस में बनाई हुई थी। ये पाउडर इतनी खतरनाक है कि इससे सेलेस्टियल इमॉर्टल भी बेहोश हो जाते हैं। तो अब कुआइसी भी बेहोश हो गया था, जिसके बाद चांगशाओ बाहर आ जाता है। वो कहता है कि पहला मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कि कुआइसी है या फिर उसके भेष में कोई और है। मैं किसी बेगुनाह को नहीं मारना चाहता। तो तुरंत ही उसकी सोल को चेक करके उसकी मेमोरीज देखने लगता है। इसमें चांगशाओ को 900 साल पहले की सारी बातें दिख रही थी, जहाँ पर उसके मास्टर युआन कल्टीवेशन कर रहे थे और तभी उनकी तरफ ब्लेड आने लगते हैं। चांगशाओ उस ब्लेड को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो तो अतीत था जो बीत चुका है। अब वो ब्लेड मास्टर को हिट होके वो बेहोश हो जाते हैं। कुआइसी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद उसने जिंगयू का भी खून कर दिया था और ये बात किसी को पता नहीं लगी। अगर वो जिंदा होती तो मास्टर के पास वापस लौट आती। साथ ही चांगशाओ देखता है कि कुआइसी ने इस डीमन को ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन दिए थे ताकि वो एल्डर युआन को मार पाए। अब इस सारी हकीकत जानने के बाद चांगशाओ बहुत भड़क गया था और तभी कुआइसी को होश आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसी का फॉर्म बैठा हुआ है, तो उस पर हमला करना शुरू कर देता है। उन दोनों में हमें तगड़ी फाइट देखने को मिलती है और तभी कुआइसी को उस बंदे की जगह पर वांग जिंगयू दिखने लगती है। वो उस पर अपने अम्ब्रेला से हमला कर उसे दूर ढकेल देती है। दरअसल ये चांगशाओ था जो उसे परेशान करने के लिए अपने रूप बदल रहा था। इधर कुआइसी उस पे ब्लॉक चेन से हमला कर देता है, जिसे जिंगयू अपने अम्ब्रेला से रोक देती है। और अब हम वहाँ पर मास्टर युआन का यंग फॉर्म देखते हैं। उसकी चेन को खींचकर कुआइसी को अपनी तरफ पुल करके उसके साथ फाइट करना शुरू कर देता है। कुआइसी कह रहा था कि मुझे पता है तुमने ये सब किया है, और तभी युआन का स्पिरिचुअल ब्रश उसके मुंह पर हिट करता है, जिससे वो बड़ी ही तेजी से गिरते पड़ते हुए चट्टान से टकरा जाता है। और अब कुआइसी अपनी खास मूव सन चेजिंग क्लाउड्स ब्रेकिंग स्पिंडल को एक्टिवेट कर देता है। उसकी सारी ब्लेड ने मिलकर एक स्पिंडल बना दिया था। इधर युआन उस पे हमला कर तो रहा था, मगर स्पिंडल उसे रोक देता है और अब कुआइसी अपनी शार्प ब्लेड से उस पर हमला करने लगता है, मगर युआन उससे बचते हुए अपने स्पिरिचुअल ब्रश से उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इधर कुआइसी ने अपनी सारी ब्लेड्स को ऊपर उठाया था, वो युआन पर हमला करने लगता है। तब तक चांगशाओ दोबारा से रूप बदलकर जिंगयू के फॉर्म में आ गया था। फिर वो अपने अम्ब्रेला को ओपन करके उसकी ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब अटैक करने की बारी जिंगयू की थी, लेकिन तब तक कुआइसी ने स्पिंडल ब्लेड क्रिएट करके उस पर अटैक कर दिया था। तो जिंगयू बड़ी ही चालाकी से रोल होते हुए उसके अटैक से बचकर उस पर पलटवार कर देती है और फिर जिंगयू उसे अपनी खास फॉर्मेशन में ट्रैप कर देती है। उसने ढेर सारी ब्लेड से उसी पर हमला कर दिया था। वो ब्लेड कुआइसी की बॉडी के आर पार हो चुकी थी। ऐसी एक भी जगह नहीं थी जहाँ पर ब्लेड ना घुसी हो। और अब चांगशाओ कभी अपने मास्टर का तो कभी उनकी सीनियर जिंगयू का फॉर्म लेके उसे पीट रहा था और फिर वो उसकी बैक में खतरनाक पंच हिट करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। मगर चांगशाओ को पता था कि कुआइसी एक वेपन कल्टीवेटर है, इसलिए वो एक ही वेपन का अलग अलग तरीके से यूज कर सकता था। मगर अपने चांगशाओ भी कुछ कम नहीं है, उसकी टेक्निक को तुरंत ही सीख लेता है। और अब जैसे ही कुआइसी उस पर अपनी ब्लेड से हमला करता है, चांगशाओ उस सारी ब्लेड जमा कर उसी पर वापस घुमा देता है, जिससे कुआइसी की बॉडी छन्नी हो गई थी। वो अब घायल होकर घुटने पर बैठ गया था। वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, तुम तो कमजोर इमॉर्टल थे, मगर अब मैं जान चुका हूँ कि तुम तो रियल इमॉर्टल हो। और अब वो आगे कुछ बोल पाए इससे पहले वो खत्म हो जाता है। इधर चांगशाओ कहता है कि तुम गलत हो, मैं रियल इमॉर्टल नहीं हूँ, बल्कि उससे हजारों गुना ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल इमॉर्टल हूँ। और अब वो अपने पेपरमैन के जरिए उसे जलाकर राख कर देता है। मगर चांगशाओ ने कुआइसी की सोल को डिस्ट्रॉय नहीं किया था। वो चाहता था कि कुआइसी रीइंकार्नेट हो और फिर से चांगशाओ उससे बदला लेगा। इस बंदे ने मास्टर युआन के साथ जो कुछ भी किया उसका खामियाजा उसे एक बार नहीं बल्कि कई बार मर के चुकाना होगा। और अब चांगशाओ एल्डर युआन का रूप लेके वापस जियांग के पास आ जाता है। लैन उन्हें बता रही थी कि मेरा यकीन करो, मैंने किसी भी ह्यूमन का इसे शक नहीं किया। रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जिसके बाद लैन उन्हें अपनी मेरिट शो करती है। जियांग सोचती कि इसके पास तो अच्छे कामों की मेरिट है और जो लोग बुरा काम करते हैं उनके पास कार्मिक रुकावटें होती है। अगर हमारे पास ढेर सारी मेरिट जमा हो जाए तो हमें पवित्र होने का मौका मिलता है और साथ ही अच्छा खासा ट्रेजर मिल के तुम एक सेज यानी सेंट भी बन सकते हो। अब युआन बताने लगते कि फिलहाल जो 6 सेजेस है वो सभी अच्छी मेरिट हासिल करके ही सेज बने हैं। हमारे तीनों टायस सेजेस ने एनलाइटनमेंट के जरिए मेरिट हासिल की, वही जीफांग के ट्विन सेजेस ने पवित्र शपथ लेके मेरिट हासिल की और हमारी होली मदर नुआ ने इंसानों को बनाया और ह्यूमैनिटी क्रिएट करके मेरिट हासिल की थी। मगर तुम तो एक फॉक्स डीमन हो और तुम्हारे पास मेरिट कैसे आ गई? जिस पर लैन कहती कि ये तो मेरी पुश्तैनी मेरिट है। मेरे एंसेस्टर्स ने ग्रेट वॉर
वॉर में इंसानों को विचेस और डीमन से बचाया था, जिस वजह से उन्हें मेरिट मिल गई और वही मेरिट पास डाउन होते हुए मुझ तक पहुंच गई है। अगर तुमने मुझे खत्म किया तो मेरी मेरिट कार्मिक रुकावट बनकर तुम पे चिपक जाएगी। ये एक शाप होगा और फिर मरने के बाद तुम लोग सीधे जहन्नुम में पहुंच जाओगे। तो अब अगर हिम्मत है तो चलो मारो मुझे। मगर ये दोनों भी सोच में पड़ गए थे कि अब क्या करना चाहिए। तभी युवान एल्डर जियांग से कहता है कि लैन की बातें तीखी तो है मगर उतनी ही सच भी है। अगर हमने इसे मारा तो फिर जहन्नुम पक्का है। मेरी मानो तो इसे हमारे सेक में ले जाना चाहिए, वहीं पर इसका फैसला किया जाएगा। ये सुनकर तो लैन बहुत खुश हो गई थी। उसे लग रहा था कि चलो अब कुछ दिन और जीने का मौका मिलेगा। इधर जियांग कहती कि मैं तो बहुत जल्दी में तुम्हारे पीछे आया था, तो वो इंसानों को बांधने वाली जो थैली होती है ना, वो मैं घर पे ही भूल आया हूँ। तो युवान कहते अच्छा वो थैली, अरे वो तो मेरे पास है ना, ये देखो वो क्या है ना, चांगशाओ ने थैला भर के मुझे टैलिस्मान दिए थे। और फिर क्या, ये सब सुनकर जियांग के दिमाग में शक आ जाता है। वो दिल में ही कह रहा था कि पता नहीं युवान इतनी तैयारी करके यहाँ पर क्यों आया था, और क्या वाकई ये सब उसे चांगशाओ ने दिया था या फिर दाल में कुछ काला है। अब थोड़े टाइम बाद ये लोग डुशियान सेक में वापस आ गए थे। यहाँ से जियांग अपने पिक की तरफ और चांगशाओ अपनी पिक की तरफ आ जाता है। चांगशाओ बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने मास्टर के दुश्मन को खत्म किया था और किसी को पता नहीं चला कि वो क्या कारनामा करके आया है। वो एकदम मजे में एंजॉय करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से उसे आवाज आती है जूनियर। ये सुन के तो चांगशाओ वहीं पर रुक जाता है। ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर जियांग थे। वो कहते युवान चांगशाओ कहाँ पर है, मुझे तो बहुत दिनों से दिखाई नहीं। अब वो जैसे ही पीछे मुड़ता है जियांग उसके मुंह के पास खड़े थे। वो कहते सीनियर, चांगशाओ शायद कल्टीवेट कर रहा होगा। और अब चांगशाओ दिल में ही सोच रहा था कि आखिर ये अचानक से मेरे बारे में क्यों पूछ रहा है। तो अब जियांग कहते कि अरे वाह, अब तो मैं यही रुकूंगा, मुझे चांगशाओ से मिलना है। तो चांगशाओ ने अंदर जाने से रोकते हुए कह रहा था सीनियर, आपको तो पता है ना लैन का मैटर कितना इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से पहले आपने रिवॉर्ड और पनिशमेंट हॉल में जाना चाहिए। उस फॉक्स डीमन के बारे में हमारे एल्डर्स को पता चलना जरूरी है। और रही बात चांगशाओ से मिलने की, तो आप उसे बाद में मिल लेना। लेकिन जियांग उसकी कहाँ सुनने वाले थे, उन्हें तो बस घर के अंदर जाना था। और बेचारा चांगशाओ अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें पीछे खींच रहा था। वो दिल में ही कह रहा था कि अब तो मैं बहुत बुरा फंस गया, शायद इस अंकल को कुछ तो गड़बड़ फील हुई होगी। और तभी जियांग कहती कि लैन का मसला बाद में हल किया जाएगा। और मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे अपने घर में आने क्यों नहीं दे रहे? क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं शॉकिंग पिक में आऊँ? तो चांगशाओ फिक्स स्माइल के साथ कहता है कि अरे सीनियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके कदम पड़ते ही तो हमारे शॉकिंग पिक में बरकत आ जाएगी। वैसे भी हम बहुत गरीब हैं। इधर हम लिनशाओ, शुआना और जियो को देखते हैं जो एक इंटरेस्टिंग गेम खेलने में बिजी थे, मगर जियो उसमें बार बार मरती जा रही थी, जिस वजह से वो बहुत भड़क जाती है। वो कह रही थी कि मैं दिन भर से बकवास गेम खेलती आई हूँ और एक बार भी जीत नहीं पाई, उल्टा सबसे पहले मैं ही मारी जाती हूँ। जिसके बाद वो धड़ाधड़ चीजें फेंकने लगती है। और तब तक वहाँ पर एल्डर जियांग और युआन आ गए थे। वो देखते कि लिनशाओ जियो पर गेम में चीटिंग करने का इल्जाम लगा रही है और इस संगीन इल्जाम से जियो बहुत भड़क गई थी। तभी जियांग इन लोगों से पूछती कि जल्दी मुझे बताओ कि वो चांगशाओ का बच्चा कहाँ पर है। और तभी जियो उससे पूछती कि पहला आप बताओ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। और तभी एल्डर जियांग युआन से कहती कि मुझे पता है बच्चे, तुम कौन हो। बहुत टाइम से मुझे तुम पर शक हो रहा था। जिसके बाद वो युआन की मूछें खींचकर चेक कर रहे थे। वो कहते मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तुम मुझे उल्लू नहीं बना सकते। और उसी वक्त चांगशाओ टेबल के नीचे से बाहर आ जाता है। वो कह रहा था एल्डर जियांग, क्या आप भी हमारे साथ भेड़िया खेलने आए हो? उसे वहाँ पर देख के एल्डर जियांग के होश उड़ गए थे। वो देखते कि चांगशाओ ने तो अपने मुंह पर कुछ पेंटिंग भी बना रखी है और वो मजे से लड़कियों के साथ भेड़िया खेल रहा था। इसका मतलब ये था कि उसने एल्डर युआन का रूप नहीं लिया। जिसके बाद वो युआन को गौर से देखने लगते हैं। वो सोचते हैं कि मुझे फिर भी ये बात कंफर्म करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे इस चांगशाओ के बच्चे पर तो 1 रुपए का भरोसा नहीं है। इसलिए मैं अपनी कॉन्शियसनेस गाइड का यूज करके सच्चाई का पता लगाऊंगा। और फिर वो उसी पावर का यूज करके युआन को गौर से देखने लगते हैं। साथ ही वो चांगशाओ को भी घूर रहे थे, मगर उसमें तो सब सही था। इसलिए चांगशाओ की आंखें, मुंह, दांत सब चेक करने लगते हैं। ये देखकर वो तीनों लड़कियां बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उन्हें लग रहा था कि शायद एल्डर जियांग पगला गए हैं। और अब फाइनली जियांग हार मान लेते हैं। उन्हें फील होता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। अब उन्हें तो चांगशाओ पर गुस्सा बहुत आया था, मगर गुस्सा निकालने के लिए कोई वजह तो होनी चाहिए ना। इसलिए फाइनली वो कहते बच्चों तुम लोग गेम खेलो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहकर वो वहाँ से निकल लेते हैं। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि बाल बच गए। अच्छा हुआ मेरे पास फायर वर्चू जेड था, इसी ने जियांग की पावर्स को ब्लॉक कर दिया था। अगर ये मेरे पास नहीं होता तो एल्डर को हम नहीं बल्कि मेरे पेपरमैन दिख जाते। इधर जियो और लिनशाओ दोबारा से अपने झगड़े को जहाँ छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करती है। मगर चांगशाओ काफी टेंशन में आ गया था, क्योंकि वो एल्डर जियांग को अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाया कि वही एल्डर युआन है।
जिससे एल्डर का शक उस पर बढ़ गया। वो डिसाइड करता है कि आगे चल के मैंने मेरे मास्टर के हर एक लफ्ज और एक्शन को गौर से स्टडी करना होगा। साथ ही मुझे मेरे एक्टिंग स्किल को भी बेहतर बनाना पड़ेगा। और अब उसकी सारी प्लानिंग हमें बताता है। दरअसल चांगशाओ ने पेपरमैन के साथ मिलकर 3 ग्रुप्स बनाए थे। पहला पेपरमैन एल्डर जियांग के साथ था ताकि कुआईसी के खून का इल्जाम मास्टर पर ना आ पाए। अगर ऐसा हुआ तो एल्डर जियांग साबित कर देंगे कि जब कुआईसी का खून हुआ था तो मास्टर उनके साथ लैन को पकड़ने में बिजी थे। उसका एक फॉर्म लड़कियों के साथ गेम खेल रहा था ताकि जियो सबको बता पाए कि चांगशाओ तो उनके साथ था। और वो कहता है कि इसी दरमियान मैंने कुआईसी का काम तमाम कर दिया, अब किसी को भी हम पर शक नहीं हो सकता। जिसके बाद चांगशाओ कुआईसी की मेमोरीज के जरिए मास्टर युआन को दिखाता है कि वांग जिंगयू के साथ क्या हुआ था। दरअसल जिंगयू को वो मेडिसिन मिल गई थी, मगर तभी कुआईसी वहाँ आके उससे कहता है कि तुम उस पर इतने एफर्ट्स क्यों जाया कर रही हो, आखिर उस युआन में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तभी जिंगयू उसे एक थप्पड़ मार के कहती कि तुम्हारी सोच बहुत घटिया है और तुम एक वाहियात इंसान हो, मगर फिर भी तुम युआन को खुद से कंपेयर कर रहे हो, तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। मैं तुमसे प्यार नहीं बल्कि नफरत करती हूँ। ये सब सुनकर कुआईसी बहुत भड़क गया था। वो कहता है अब तुम्हारे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। और फिर उसने जिंगयू का खून कर दिया। चांगशाओ कह रहा था मास्टर कुआईसी ने वो लेटर लिखा था, उसी ने आपको लिंगडोंग सिटी बुलाया था और साथ ही उसने आपको मारने के लिए किसी को हायर भी किया था, मगर उन दोनों में ही झगड़ा हो गया और उन दोनों ने फाइट करके एक दूसरे की जान ले ली। मास्टर युआन ये सारी बातें जान के बहुत मायूस हो गए थे। वो चांगशाओ से कहते कि मुझे अकेला छोड़ दो, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तो चांगशाओ वहाँ से चला जाता है। वो दिल में ही कह रहा था कि भले ही जिंगयू की मौत हो गई, मगर उनकी सोल अभी भी इसी दुनिया में है। शायद एक दिन मेरे मास्टर और जिंगयू दोबारा से एक हो जाएंगे। अब अगले ही दिन एल्डर युआनजी अपने डिसाइपल हंसी के साथ डूशियन क्लैन पहुँच गए थे। वो कहते हैं कि मैं गोल्डन टर्टल आइलैंड के बिहाफ में यहाँ आया हूँ और मैं आपके महान सेक के साथ थोड़ा नॉलेज के लेन देन करना चाहता हूँ। दरअसल डूशियन क्लैन और गोल्डन टर्टल टाइयो सेक से ही बिलोंग करते थे। वो कह रहे थे कि एक दूसरे के साथ कॉम्बैट चैलेंज करके हम अपनी कल्टीवेशन को इनहांस कर सकते हैं, मगर जियांग तो अभी भी चांगशाओ के बारे में ही सोच रहे थे कि वो इस वक्त क्या प्लान कर रहा होगा। अब युआनजी डूशियन क्लैन के एल्डर्स के साथ मिलकर बात कर रहे थे। वो कहते कि हम शॉकिंग पिक के डिसाइपल के साथ कुछ नॉलेज शेयर करना चाहते हैं। अब शॉकिंग पिक का नाम सुनते ही जोंगियन सोचने लगते हैं कि ये पिक तो हमारे सेक का सबसे कमजोर पिक है, तो भला गोल्डन टर्टल को शॉकिंग पिक के साथ क्या काम है। शायद इन्होंने हमारे डूशियन क्लैन को नीचे दिखाने के लिए जानबूझ के सबसे कमजोर पिक चुना है। दरअसल ये सारी बातें जोंगियन अपने लोगों के साथ माइंड पावर से कर रहे थे ताकि युआनजी उन्हें ना सुन पाए। वांगचिन कहते शायद ये लोग टाओइस्ट सेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो जोंगियन कहते कि इन लोगों ने तो पहले ही इंक्वायरी कर ली होंगी कि हमारा कौन सा पिक कमजोर है, ताकि उसी पिक के साथ कंपटीशन करके ये लोग सबको बताएंगे कि हमने शॉकिंग पिक को हरा दिया और इससे हमारी भी इज्जत बच जाएगी। तो अब जोंगियन कहती कि शॉकिंग पिक के टोटल 3 डिसाइपल हैं, तो अब बताओ मेरे दोस्त आप किसे चैलेंज करना चाहते हो। और तभी आवाज आती है कि मैं चांगशाओ को चैलेंज करना चाहता हूँ। ये सुन के सभी थोड़े हैरान हो गए थे। इनफैक्ट चांगशाओ भी अपने पेपरमैन के जरिए ये सब देख रहा था, तो वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और चांगशाओ को चैलेंज करने वाला और कोई नहीं बल्कि हमारा प्यारा ड्रैगन प्रिंस यांजी था। सभी लोग उसे वहाँ देखकर थोड़े से चौंक गए थे क्योंकि उसने अपना ड्रैगन प्लान छोड़कर गोल्डन टर्टल ज्वाइन किया था। जोंगियन सोच रहे थे कि ड्रैगन तो हमेशा से ही बहुत अकड़ू और घमंडी रहे हैं, तो फिर इसने टाओइस्ट सेक्ट ज्वाइन क्यों किया। दरअसल यांजी जब चांगशाओ से अंडर वाटर मिला था तब चांगशाओ अपने असली फॉर्म में नहीं था। उस वक्त चांगशाओ ने यांजी की बहुत धुलाई कर दी थी। तभी यांजी ने ठान लिया कि वो इंसानों के साथ कल्टीवेशन करेगा, मगर उसके फादर ने उसे कड़ी सजा दी। वो नहीं चाहते थे कि यांजी इंसानों के साथ कल्टीवेट करे, मगर यांजी का फैसला अटल था, जिस वजह से वो सीधे गोल्डन टर्टल के पास चला गया। वो कह रहा था कि मुझे ड्रैगन रेस को बचाने के लिए आपकी मदद चाहिए, नहीं तो कुछ ही सालों में हमारी रेस खत्म हो जाएगी। मैं आपका डिसाइपल बनना चाहता हूँ ताकि सेंट के पावर्स हासिल करके मैं मेरी ड्रैगन रेस को दिखा पाऊँ कि वो कितने घमंडी और कमजोर है। प्लीज मुझे आपका डिसाइपल बना लीजिए। तो युआनजी ने उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली। यांजी को जल्दी से फेमस होना था ताकि उसकी चर्चा ड्रैगन रेस तक भी पहुंच पाए। लास्ट टाइम जब चांगशाओ और उसका मुकाबला हुआ था तब वो जानबूझ के हार गया था, लेकिन इस बार वो चांगशाओ से जीतना चाहता था। तभी लिनशाओ एल्डर जोंगियन को बताती है कि मेरे सीनियर चांगशाओ बहुत कमजोर हो गए हैं, जिस वजह से उनकी कल्टीवेशन लेवल डाउन हो चुकी है, तो फिर से लेवल अप करने के लिए वो एकांत में प्रैक्टिस कर रहे हैं। इधर चांगशाओ दिल में ही खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ मैंने पहले ये प्लान करके रखा था। और अब जोंगियन कहते अरे ये तो बहुत बुरी खबर है, प्रिंस एक काम करो तुम किसी और को फाइट के लिए चैलेंज करो। तभी जियो तुरंत ही शुयाना से कहती कि जाओ और इस बंदे से फाइट करो। तो शुयाना यांजी से कहती कि मैं हूँ शुयाना और मैं आपके साथ फाइट करके आप
आपसे नॉलेज हासिल करना चाहती हूँ। तो यांजी उससे पूछता है कि क्या तुम शॉकिंग पिग की डिसाइपल हो? तो वो कहती नहीं। जिस पर यांजी कहता है फिर तो मैं तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकता। ये सुनकर शुयाना को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। इधर लिनशाओ दिल में ही कह रही थी कि चांगशाओ मैंने नहीं बताना चाहिए था कि आप एक कान में प्रैक्टिस कर रहे हो। अब मुझे इस घोचू के साथ फाइट करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो प्रिंस यांजी से कहती कि मैं शॉकिंग पिग की डिसाइपल लिनशाओ हूँ और मैं आपके साथ फाइट करके थोड़ी बहुत चीजें सीखना चाहती हूँ। मगर यांजी भाई साहब तो जिद पे अड़े थे। वो कहते ना मेरा अपोनेंट तो चांगशाओ है, मैं ऐसे ही किसी एरे गेरे के साथ थोड़ी ना फाइट करूंगा। ये सुनकर लिनशाओ भी गुस्से में लाल हो गई थी और यांजी भी उसे गुस्से वाले लुक दे रहा था। वो कहता है कि मेरा चांगशाओ के साथ फाइट करना जरूरी है, नहीं तो मेरे इनर डीमंस कभी खत्म नहीं होंगे। दरअसल इनर डीमन का मतलब था गिल्ट और यांजी को किसी चीज की गिल्ट थी जो हमें थोड़ी देर में पता चलेगी। तो जियो उससे कहती कि तुमने ड्रैगन पैलेस में चांगशाओ को हरा दिया था, फिर तुम्हारे इनर डीमंस क्यों जाग गए हैं? जिस पर यांजी कहता है कि इनर डीमंस को बस वही समझ सकता है जिसके साथ कुछ बुरा हुआ हो, तुम इसे कभी समझ नहीं पाओगी। वो दिल में ही सोच रहा था कि जब से मुझे उस नीले कपड़े वाले टाओइस्ट बुढ़े ने मार मार के साफ किया है तभी से मुझे टाओइस्ट सीखने की इच्छा हो गई। मैं एक ड्रैगन हूँ मगर उस बंदे ने गंदे कपड़े जैसी मेरी मशीन में डाल डाल के धुलाई कर दी। तब यांजी कह रहा था कि अगर चांगशाओ एकांत में प्रैक्टिस कर रहा है तो कोई बात नहीं, मैं उसकी प्रैक्टिस खत्म होने तक उसके घर के बाहर वेट करूंगा। जिसके बाद वो चांगशाओ के पास चला जाता है। ये सभी लोग उसकी जिद देखकर थोड़ा सा परेशान हो गए थे। इधर चांगशाओ भी सोचता है कि यार ये छोटू सा ड्रैगन मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है पता नहीं, ये तो अब मेरे घर तक पहुंच गया है। इधर यांजी आराम से बैठ गया था। वो सोचता है कि ये मेरे ड्रैगन क्लैन के अस्तित्व का सवाल है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं उठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इधर चांगशाओ कह रहा था ठीक है बच्चे तो अब इंतजार ही कर, मैं भी बाहर नहीं आऊंगा। तो यांजी कहता है कि हमारे ड्रैगन की जिंदगी बहुत लंबी होती है, मैं तो हजारों सालों तक तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ और उसके बाद भी मेरे पास ढेर सारा टाइम रहेगा। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चांगशाओ के घर के बाहर सभी एल्डर आए हुए थे, वो भी चांगशाओ का इंतजार कर करके थक जाते हैं। युआन कहते कि यार अब तो मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं जा रहा हूँ चांगशाओ को बुलाने। तभी जियांग कहते अरे युआन अब तुम्हारी इंजुरीज कैसी है? मुझे अच्छे से याद है उन मेंढक डीमंस ने तुम्हारी बहुत तगड़ी धुलाई कर दी थी। ये सुनकर युआन सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये कौन से डीमन की बात कर रहा है। मगर तभी उन्हें चांगशाओ की कई बात याद आती है। उसने बताया था कि कुवाई सी ने डीमन को हायर किया था, तो शायद सीनियर जियांग उसी बारे में बात कर रहे होंगे। इसलिए वो कहते हैं सीनियर जियांग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया। इधर जियो अपनी माइंड पावर से अपने डूशियन के लोगों से बात कर रही थी। वो कहती है कि यांजी कितने दिनों से यहाँ पर मक्खी जैसा भिनभिना रहा है, मेरे ख्याल से मैंने रात के समय से एक जोरदार लात मार के डूशियन के बाहर फेंक देना चाहिए। जियो की इस आइडिया से चांगशाओ को तो अखबार में उसका फोटो ही दिख रहा था कि चांगशाओ पूरी दुनिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ चुका है क्योंकि उसने यांजी को मार दिया। इधर उसे पसीने छूट रहे थे। वो कह रहा था कि अगर यांजी को कुछ हो गया तो फिर ड्रैगन कबीले के लोग मेरा खून पी जाएंगे। कहता है कि अब जिद छोड़ दो और जल्दी से बाहर चलो क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत कीमती है और इस जियो का कोई भरोसा नहीं, ये कभी भी यांजी को टपका देगी। जिसके बाद वो अपनी नकली कल्टीवेशन की लेवल शो करता है जो की थी वर्चुअल रिफाइनिंग की 7वीं लेवल। अब वांग चिन अपनी माइंड पावर का यूज करके चांगशाओ को बाहर आने के लिए बोल रहे थे और अब हम देखते कि इन लोगों ने तो अपना डूशियन का चैटिंग ग्रुप भी क्रिएट किया है जिसमें वांग चिन चांगशाओ को टाइप करके बताते हैं कि यांजी तुम्हें चैलेंज करने आ चुका है। तब उनके मैसेज को देख के चांगशाओ बाहर आ जाता है। यांजी उसे देख बहुत खुश हो रहा था। तब चांगशाओ चैट ग्रुप में बताता है कि यांजी तो जल्द ही इमॉर्टल बनेगा और मैं तो बस वर्चुअल रिफाइनिंग के लेवल पर हूँ, मैं इसके साथ कभी जीत नहीं पाऊंगा। तभी एल्डर जियांग कहते हैं कि मास्टर वांगचिन मेरे पास एक ढांसू आइडिया है और इसमें कोई फाइट भी करने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी जीत हमारे डूशियन क्लैन की होगी। अब वो चांगशाओ को देखकर हंसने लगते हैं और इधर चांगशाओ को टेंशन आ रही थी कि पता नहीं इस बार ये बुढ़ा जियांग मेरे साथ क्या करने वाला है। तब जियांग यांजी से कहता है कि चांगशाओ ने बनाए हुए फॉर्मेशन को तुम्हें ब्रेक करना होगा और यही तुम्हारा चैलेंज है, जिसमें यांजी तुरंत ही मान जाता है और चांगशाओ सिर पीटने लगता है कि खुद जियांग ही उस फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर पाए थे और अब उन्होंने यही काम यांजी को लगा दिया था। तब लिनशाओ भी मैसेज टाइप करती है कि सीनियर चांगशाओ इस बार कुछ ऐसा करो ये मुकाबला आप ही जीत जाओ। और तभी शुयाना टाइप करती है कि चांगशाओ मुझे पता नहीं था कि तुम अल्केमी के साथ साथ फॉर्मेशन भी बना लेते हो। तभी जियो कहती है चांगशाओ जैसे मैं तुम्हारे फॉर्मेशन में गई थी मुझे चक्कर आने लग गए थे, तो मुझे पक्का यकीन है कि कमबख्त यांजी
उसे कभी ब्रेक नहीं कर पाएगा और तुम ही ये मुकाबला जीत जाओगे, तो गुड लक। और अब तो एल्डर युआन ने भी मैसेज किया था। वो कहते चांगशाओ, इस बैटल के बाद हमारे सेक्ट का सारा ध्यान तुम पर जाएगा। बच्चे, तुम फेमस हो जाओगे, इसलिए तुमने एल्डर जियांग का शुक्रिया अदा करना है, समझ गई तुम। इस पर एल्डर जियांग का मैसेज आता है कि ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सब बातें पढ़ के चांगशाओ दिल में ही कह रहा था कि बुढ़ा जियांग हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। हे डाउ ऑफ हेवन, प्लीज इसे उठा लो, प्लीज प्लीज, मैं इसे और नहीं झेल सकता, ये बहुत खड़ूस है। और अब बैटल के लिए ये लोग चांगशाओ के फॉर्मेशन के पास पहुंच जाते हैं। जियांग यानजी से कहता है कि तुम्हें इस फॉर्मेशन से बिना कोई फोर्स यूज करे बाहर आना है, तुम्हें इसका बेस महफूज रखना होगा। अगर तुम इस भूल भुलैया से बाहर आ गए तो राजकुमार यानजी आपको विनर घोषित कर दिया जाएगा। तो यानजी उस फॉर्मेशन की तरफ जाने लगता है। इधर चांगशाओ कहता है कि पता नहीं अब क्या होगा। और वही यानजी काफी एक्साइटेड था। वो कहता है कि फेम हासिल करने के लिए ये मेरा पहला कदम है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि विनर मैं ही बनूं। तभी एल्डर युआनजी कहते कि प्रिंस यानजी, ये फॉर्मेशन ज्यादा रहस्यमय नहीं है, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये ट्रैप नहीं कर पाएगा। मैं यही बाहर आपके आने का वेट करूंगा और फिर हम आपकी जीत को सेलिब्रेट करेंगे। तो यानजी भी उसे आंख मारते हुए थम्स अप करता है। और अब युआनजी की राजकुमार के लिए शुभकामनाएं सुनकर हानजी टेंशन में आ जाती है। कहती मेरे मास्टर ने गुड लक विश करने के बाद कुछ भी अच्छा नहीं होता, अब तो यानजी बुरी तरह से हार जाएगा। बेचारा यानजी, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। तो यानजी फॉर्मेशन को एक्सप्लोर कर रहा था, मगर वो हर बार उसी लॉस्ट साइन के पास आके रुक जाता था, जिससे बाहर निकलने के लिए वाटर कंडेंसिंग स्पिरिट पर्ल का यूज करके ट्रैपिंग एरे की चेन को सील करता है। इधर चांगशाओ सोच रहा था कि इस बंदे के पास तो बहुत ही प्राचीन प्रीमोर्डियल ईरा का इनेट ट्रेजर है, इससे तो ये जल्दी से एरे के ऑपरेशन को डिस्टर्ब कर देगा। जिसके बाद वो आइस क्रिस्टल सोर्ड को समन करके वहाँ का एरिया ओपन कर देता है। ये देखकर तो चांगशाओ और शॉक हो गया था। वो कहता अरे बाप रे, इसके पास तो एक और इनेट ट्रेजर है, यानजी तो बहुत अमीर है, मगर इसे फॉर्मेशन का घंटा कोई नॉलेज नहीं है। और तभी यानजी धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देखकर तो युआनजी और यानजी ने अपनी आंखें ही बंद कर ली। इधर यानजी देखता है कि वो दोबारा से लॉस वाले साइन बोर्ड के पास आ चुका है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा आयरेट हो गया था। वो कहता है यार, हम ड्रैगन किसी काम के नहीं है। और तभी जियांग सबको बताते हैं कि ये फॉर्मेशन बहुत मिस्टीरियस है, एक बार तो मैं इसमें गया था और दिन भर वहीं पे घूमता रहा। ये सुनकर चांगशाओ कहता है कि एल्डर जियांग क्यों मजाक कर रहे हो, ये एरे तो एक मामूली भूल भुलैया जैसी है। इधर हानजी अपने माइंड पावर से अपने एल्डर से बात कर रही थी। वो कहती है कि यानजी ने थोड़े दिनों पहले ही हमारा सेक्ट ज्वाइन किया है, इसीलिए उसे फॉर्मेशन को कैसे ब्रेक करना है इसके बारे में कुछ नहीं पता, मगर हमने फॉर्मेशन की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, क्या हम इस एरे को ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं? तो युआनजी कहता है कि मुझे पता है तुम इस एरे को ब्रेक कर लोगी, और वो भी बड़े आराम से। ये सुनकर हानजी और टेंशन में आ गई थी, क्योंकि उसके सीनियर जब भी अच्छी बातें बोलते हैं तब उसका उल्टा होता है। जिसके बाद हानजी भी अपने साथियों के साथ एरे में कूद जाती है, लेकिन उसका भी सेम टू सेम यानजी जैसा ही हाल हो गया था। हानजी कह रही थी कि मास्टर, आप तो पहला दुआएं देना बंद करो, जब भी आप दुआ देते हो तब वो बद्दुआ में कन्वर्ट हो जाती है। इधर यानजी भी बहुत थक गया था, मगर वो कहता है कि मैं इस एरे को ब्रेक करके ही रहूंगा। तो फाइनली यानजी कहती कि हमारे सारे लोग हार चुके हैं, अब इस बैटल को कंटिन्यू रखने का कोई फायदा नहीं है, मैं जाकर उन्हें वापस लाता हूँ। चांगशाओ उसे बोल रहा था कि सीनियर आप मत जाओ, मैं एरे को ओपन कर दूंगा, मगर तब तक तो युआनजी भी एरे में कूद गए थे। वो दिल में ही कह रहे थे कि मुझे अपने फॉर्मेशन स्किल्स को सबको दिखाने का वक्त आ चुका है। हमारे गोल्डन टर्टल के पास एरे को ब्रेक करने की काबिलियत है। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन के जरिए एरे से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, मगर जैसे वो आगे जा रहे थे रास्ता अपने आप चेंज होने लगता है। यानजी और युआनजी उसे ब्रेक करने में लगे हुए थे, तो वही दूसरी तरफ हानजी अपने दोस्तों के साथ चाय पीने बैठ जाती है, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। इधर युआनजी को समझ आ गया था कि वो भी लॉस्ट हो चुके हैं। वो कहते हैं कि इस बात की खबर दूसरों को तो बिल्कुल भी लगनी नहीं चाहिए। और तभी यानजी भी उसी जगह आकर पटक गया था। तो युआनजी उसे देखकर कह रहे थे कि जूनियर यानजी, मैं तुम्हें ही बचाने आया हूँ। और इधर इन लोगों की ग्रुप चैटिंग दोबारा से स्टार्ट होती है। डुशियन की सीनियर्स कह रहे थे कि चांगशाओ तो एरी बनाने में माहिर है, एक सेलेस्टियल इमॉर्टल को भी उसमें ट्रैप कर सकता है। तभी जियांग कहते चांगशाओ, तुम तो इमॉर्टल बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो, मैं तो यहाँ तक भी कंफर्म हूँ कि चांगशाओ की इमॉर्टल बच्चे ही पैदा होंगे। ये सुनकर चांगशाओ को मूड और खराब हो गया था। वो दिल में ही कहता है कि एल्डर जियांग, वैसे भी आप मेरे हाथ धो के पीछे पड़े हो, तो क्यों ना मैं भी आपके लिए थोड़ी सी मुसीबतें खड़ी करूँ, बहुत मजा आएगा। जिसके बाद चांगशाओ कहता है कि एरे इतनी खास बनाने के लिए इसमें सीनियर जियो ने मेरी मदद की थी। सीनियर जियो, इस एरे को ऑपरेट करने में आपकी प्योर मैजिकल पावर्स बहुत काम आई है, नहीं तो मैं इतनी खास एरे कभी बना नहीं पाता, है ना लिनशाओ? मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो लिनशाओ तुरंत ही उसके हाँ में हाँ मिलाती है। अब वो जाकर जियो का हाथ पकड़ के कहती कि सीनियर जियो, इस एरे में लगा हुआ हर एक स्पिरिट स्टोन आपने ही बनाया और सेटअप किया था, और एल्डर जियांग ने ही जियो को हमारी मदद करने भेजा था। और
तभी जियांग को याद आता है कि लिन शाओ उन्हीं के पास आई थी। उसने रोना धोना करके जियू को उसके साथ जाने के लिए मनवाया था। उस वक्त जियू को शराब पीने से उन्होंने रोका था, जिस वजह से जियू हर रोज उनके पीछे रोती रहती थी। तो जियू के रोने धोने से तंग आकर उन्होंने जियू को एरी फॉर्मेशन बनाने के लिए भेज दिया था। और तभी एल्डर युआन बताने लगते कि मैं भी इस एरी में बुरी तरह से फंस गया था और अब पता चला कि वो एरी तो हमारी जियू ने बनाई है। इधर जियू सोच रही थी कि ये कमीने चांगशा और लिनशा मेरा नाम क्यों आगे कर रहे होंगे। जब एरी फॉर्म की थी तब मैं हर रोज शराब पीकर उसे सेटअप करती थी। मुझे तो घंटा कुछ याद नहीं कि मैंने इसे कैसे बनाया था, लेकिन फिर वो भी दिखावा करने लगती है। वो कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इतनी टैलेंटेड हूँ। अब वो एल्डर जियांग के सामने शाइनिंग मारते हुए उन्हें चिढ़ा रही थी। तो फाइनली चांगशा खुद ही उस एरी को गायब करके इन लोगों से मिलने जाता है। वो कह रहा था कि आप सभी लोग बहुत टैलेंटेड हो, मगर इस एरी को ऐसे बनाया है कि इसे कोई ब्रेक नहीं कर सकता, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और तभी यानजी कहता है कि मैं हार गया और चांगशा मैं तुम्हारे फॉर्मेशन स्किल्स देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ। अभी हानजी अपने मास्टर से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो कहते कि मैं तो तुम्हें बचाने आया था मगर खुद ही फंस गया। बेचारे वो तो हानजी से नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। अब वो चांगशा से कहता है कि हमारा गोल्डन टर्टल से पहला राउंड हार चुका है, अगर आप चाहो तो हमारी जूनियर यानजी के साथ एक और राउंड बैटल कर सकते हो। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये हार जीत के बारे में बिल्कुल नहीं है, ये तो बस हम उसके अंदर के इनर डीमन को खत्म करने के लिए कर रहे हैं। और तभी जियू आगे आके कहती है कि इमॉर्टल और नॉन इमॉर्टल के दरमियान की बैटल किस तरह से फेयर है ये बताओ, हमारा चांगशा भी बहुत कमजोर है। तो प्रिंस यानजी तुरंत ही अपने मास्टर से कहता है कि सीनियर प्लीज मेरी कल्टीवेशन को वर्चुअल रिफाइनिंग स्टेज पर सील कर दो। तो अब यानजी की भी लेवल सप्रेस करके उसे वर्चुअल रिफाइनिंग पर लाया जाता है। जियू कहती है हाँ अब होगा फेयर मैच, दोनों की लेवल्स बराबर है। और अब एल्डर जोंगयुन भी एक्साइटेड हो गए थे। वो कहते चलो इन दोनों में फाइट शुरू कर दो, नहीं तो लोगों को ये लगेगा कि हम डूशियान वाले फाइट करने से डरते हैं। ये सुनकर तो चांगशा को भी चक्कर आने लगते हैं। दरअसल वो यानजी से फाइट नहीं करना चाहता था, इसकी खास वजह ये है कि वो ड्रैगन क्लैन से पंगा नहीं लेना चाहता, मगर अब उसके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो फाइनली ये दोनों भी रिंग में उतर जाते हैं। चांगशा कहता है प्रिंस यानजी सी कॉन्फ्रेंस में हमारे दरमियान जो मुकाबला हुआ था, आज का मुकाबला उससे काफी अलग होने वाला है। शायद आज मैं थोड़ा सा बेरहम भी हो सकता हूँ। जिस पर यानजी कहता है कि तुमने ऑलरेडी पहले राउंड में मुझे हरा दिया है और ये मुकाबला तो मैंने ही तुम्हें करने के लिए बोला है, तो तुम बिंदास होकर अपने मूव्स का यूज कर सकते हो, मुझे उससे कोई एतराज नहीं। अब चांगशा सोचता है कि मेरे क्लैन के लिए मुझे ये बैटल जीतनी होगी, मगर कैसे। और तभी यानजी बड़ी ही तेजी से उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। चांगशा उससे दूर जाते ही उस पर टैलिस्मान से हमला कर देता है, मगर उसने अपने ड्रैगन की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वो तो बस एक ट्रैप था। अब वहाँ पर ढेर सारे टैलिस्मान ब्लास्ट होने लगते हैं। उनसे बचने के लिए यानजी ऊपर जंप लगाता है। वो कहता है कि चांगशा तुम्हारे बेरहम होने का मतलब ये है कि तुम डायरेक्ट मुकाबला नहीं करोगे, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जबरदस्ती तुम्हें बाहर आने के लिए मजबूर करूंगा। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन की मदद से उस पूरी जगह पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे वहाँ पर बस धुआं ही धुआं हो गया था। इधर हानजी कहती कि चांगशा की फाइटिंग स्टाइल तो बहुत अजीब है। साथ ही एल्डर जियांग कह रहे थे कि चांगशा ने अर्थ एस्केप का यूज किया है। यानजी चाहे कितनी भी कोशिश करे वो अर्थ एस्केप से बच नहीं सकता, इसका मतलब चांगशा ही ये मुकाबला जीत जाएगा। इधर यानजी देखता है कि पूरा अरीना बर्बाद करने के बावजूद भी चांगशा बाहर नहीं आ रहा और तभी उस पर हमला हो जाता है। तो यानजी चांगशा को पकड़ने के लिए नीचे आ जाता है। इधर चांगशा सोच रहा था कि मेरा टैलिस्मान इसका इमॉर्टल आर्मर ब्रेक नहीं कर सकता, मुझे कोई दूसरा शार्प वेपन यूज करना होगा। जिसके बाद उस शार्प ऑब्जेक्ट का यूज करके यानजी पर लगातार हमले कर रहा था। हानजी कहती कि अगर ऐसा ही इनका मुकाबला चलता रहा तो यानजी वो काटे लगे जानवर जैसा बन जाएगा। और तब तक चांगशा उस पर एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बना के हमला कर देता है, जिसे यानजी रोकने की कोशिश तो करता है मगर वो रोक नहीं पाता। तब तक चांगशा उसे चेन्स में जकड़ लेता है और अब चांगशा ने उसे पीटने के लिए स्पाइक में समन कर ली थी। इधर यानजी भी उसके वेपन को देख के काफी डर जाता है। अब चांगशा उसे हिट करने ही वाला था कि तभी गोल्डन टर्टल वाले सभी लोग चिल्लाने लगते हैं कि चांगशा प्लीज रुक जाओ, हम हार मानते हैं, प्लीज उसे मत मारो। तो चांगशा तुरंत ही रुक जाता है क्योंकि उसे भी यही चाहिए था। इधर यानजी तो बहुत मायूस हो गया था क्योंकि चांगशा ने इसे 2 बार हरा दिया। चांगशा उससे कह रहा था कि तुमने मुझे फाइट के लिए बुलाकर ऑफेंड किया और अब मैंने भी तुम्हें ऑफेंड कर दिया, शायद अब हमने ये मुकाबला रोक देना चाहिए। तो यानजी भी गिव अप कर देता है। अब अगले सीन में हम एक अजीब सी केव देखते हैं जहाँ पर एक बंदा भागते हुए आकर बताता है कि हमारा एक डिसाइपल साउथ सी में प्रीचिंग के लिए गया था मगर उसका कॉन्टैक्ट टूट चुका है। जिस पर उसकी सीनियर कहती कि क्रो डीमंस उसे ढूंढ निकालेंगे और तुम्हारे टाओइस्ट सेक की क्या खबर है। जिस पर वो बंदा कहता है कि गोल्डन टर्टल और डूशियन वाले बैटल करके एक दूसरे की मूव्स को शेयर कर रहे हैं। जिस पर वो कहती है अरे वाह, टाओइस्ट सेक में तो आग लगाने के लिए बहुत अच्छा
अच्छा मौका है। अब ये औरत कौन है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।